बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, कौन सी बड़ी और अहम खबरें हैं, आइए जानते हैं। दर्शकों, इस समय दुनिया में आप जिस देश का नाम लेंगे लगभग वो जंग के मुहाने पर खड़ा हुआ है। लेकिन आपको बताऊं दर्शकों, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। अब यहां एक नई जंग शुरू हो गई है दर्शकों। जो पाकिस्तान भारत से पिटा, अभी तेल नहीं है, आटा नहीं है, खाने को कुछ भी नहीं है और लॉकडाउन लगा हुआ है, वही पाकिस्तान बचने के लिए अब अफगानिस्तान पर बम बरसा रहा है। दिखाऊंगा आपको एक एक तस्वीर, लेकिन कैसे पाकिस्तान ने कायराना हरकत की, पहली तस्वीर देखिए। दर्शकों, आपको दिखाता हूं, यह है वो हमला। काबुल में पाकिस्तान ने 3 जगह पर हमला किया है और यह हमला बता रहा है कि पाकिस्तान एक नई जंग शुरू कर चुका है। दिखाइए जरा, एमिन सुनाइए। هيدا غبرزي كلر غرزي दर्शकों, बड़ी बात क्या है, ये जो हमला हुआ है एक अस्पताल पे हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 250 लोग घायल हैं। देखिए जरा, कितनी भयंकर आग लगी हुई है, आग की लपटें आप देखिए जरा। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए, जिस मुल्क में आतंकी पलते हैं वो कह रहा है कि हमने आतंकियों को मारा है। बताइए जरा, यहां पर दावा किया कि अस्पताल में लोग इलाज करवा रहे थे और वहीं पर ये बम बरसाए गए हैं। उसके बाद की क्या स्थिति है, जरा देखिए कैसे लोगों ने आग बुझाने का काम किया है और कई लोग जो रो रहे हैं क्योंकि अपनों की जान चली गई है। वो तस्वीर आप देख सकते हैं। लेकिन दर्शकों, बड़े दावे कर रहे हैं मुस्लिम देश, रमजान का महीना चल रहा है, लेकिन अब दुनिया भर से आवाज उठी कि रमजान के महीने में मुनीर ने लाशें बिछा दी। देखिए, ये लोग जो हैं अस्पताल में, कई लोग थे, भर्ती थे, उन पर बम बरसाएगा और उसके बाद क्या स्थिति है ये आपके सामने। देखा दर्शकों आप, लोग कितने परेशान हो रहे हैं और अब वो कह रहे हैं डेथ टू पाकिस्तान। क्या नारे लगा रहे हैं अफगानिस्तान में, सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं।
लेकिन दर्शकों, ये तो सिर्फ ऐलान है। अब कह दिया है अफगानिस्तान ने कि हमारे 400 लोगों को मारा है, 40,000 से बदला लिया जाएगा। और वो बदला शुरू हो गया है। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, सुनवाइए जरा कैसे अटैक किया है। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। दर्शकों, दुनिया में जंग की बात हो रही और हर दिन जंग का एक नया फ्रंट खुल रहा है। अब एक और देश जंग के मुहाने पर है, वो है पाकिस्तान। ये तो हालांकि हर दिन रहता है क्योंकि यहीं आतंकी हैं। जंग का नया फ्रंट भारत के दो पड़ोसी मुल्कों में खुला है। दर्शकों, इस्लामी देश पाकिस्तान और अफगान में युद्ध शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक से की। दर्शकों, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, रात करीब 9 बजे अफगानिस्तान में 4 जगह पर बम बरसाए गए। दरअसल ये इलाके हैं दारुल अमान, अरजान, खैर खाना और काबुल एयरपोर्ट, जहां जोरदार धमाके हुए। इनमें सबसे ज्यादा नुकसान काबुल अस्पताल में हुआ है। दर्शकों, हमला मैं आपको दिखा रहा हूं, यही है वो जगह। पाक के हमले में अस्पताल में भर्ती 250 से ज्यादा मरीज मारे गए। और आप सोचिए, 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 250 लोग घायल हैं। और जिस अस्पताल को टारगेट किया गया है वो पुराना अमेरिकी बेस था। आपको बताएं, अफगानिस्तान ने नशा मुक्ति अस्पताल इसे बनाया था। बावजूद पाकिस्तान इस कायराना हमले को जायज बता रहा है, जैसे इंसानी जिंदगी की कीमत मुल्ला मुनीर के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान ने नई जंग का ऐलान कर दिया है। तो पठान भी यानी अफगानिस्तान भी 400 के बदले 40,000 मारने की कसम खा चुके हैं। और आपको बताएंगे अब अफगानिस्तान बदला कैसे लेगा। लेकिन इस वक्त जंग के मुहाने पर दो देश कैसे आ गए, दिखाते हैं आपको। दुनिया को युद्ध की आग में झोंकने के लिए जंग का नया फ्रंट खुल गया है। पहले ईरान तो अब आतंकी मुल्क पाकिस्तान। न धमकी न चेतावनी, मुनीर के इशारे पर अफगानिस्तान में 4 बड़े धमाके हुए। लेकिन उनमें सबसे घातक अटैक अस्पताल में हुआ, जिसमें सैकड़ों जिंदगियां तबाह हो गईं। रात के अंधेरे में बेवजह पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मिसाइल से अटैक किया और चारों तरफ लाशें बिछ गईं। अब तक ये मुस्लिम देश गैर मुस्लिम कंट्री पर हमला करते थे, लेकिन अपनी बर्बादी को छिपाने के लिए पाकिस्तान में भुखमरी से ध्यान भटकाने के लिए मुनीर ने अफगानिस्तान में बेकसूरों की जान ले ली, जिसका अंजाम कितना भीषण होगा सिर्फ ट्रंप को पता है। इसलिए अमेरिका चुप है, लेकिन भारत खामोश रहने वाला नहीं है। यूएनजीए में मुद्दा उठ चुका है, पठान भी बदले की कसम खा चुके हैं। लेकिन दर्शकों, ये मर्यादाएं मुस्लिम कंट्रीज में नहीं होती। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान ने रमजान के महीने में, सोचिए आप, रमजान के महीने में अस्पताल पर बम मारा। युद्ध में कुछ मर्यादाएं होती हैं, कायदे कानून होते हैं, लेकिन आतंकी मुल्क पाकिस्तान कानून को मानता नहीं है। इसलिए अफगानिस्तान में अस्पताल पर हमला कर दिया। और यह हमला उस वक्त हुआ जब करीब 2000 मरीज यहां पर भर्ती थे। आपको बताएं, अफगानिस्तान में मुनीर की सेना ने कत्लेआम मचा दिया है, जिनमें से कई मरीज जिंदा जल गए तो सैकड़ों घायल बताए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह दर्शकों कि मुनीर अटैक को सही बताता है। अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से बदला लेने की कसम खा ली है और साफ साफ कह दिया है कि अब और बातचीत नहीं होगी। तालिबान सरकार अब पाकिस्तानी नरसंहार का बदला लेगी और मुनीर अफगानिस्तान में दहशत फैलाना चाहता है। दर्शकों समझिए इसे। इसलिए अब अस्पताल और स्कूलों पर बम बरसाए जा रहे हैं। ऑपरेशन में हवाई हमलों के साथ साथ जमीनी कार्रवाई भी हुई। ऐसे में नरसंहार का बदला लेने के लिए तालिबानी एक्शन में है। पाकिस्तान में टीटीपी के लड़ाके आत्मघाती हमले की तैयारी में है और यह हमला ऐसा होगा कि पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। और इसे लेकर दर्शकों अब
अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। सुनवाते हैं आपको एक्सपर्ट्स इस पर क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कम से कम 400 मरीज जो रिहैबिलिटेशन ड्रग रिहैब सेंटर में जहाँ पे दाखिल थे इलाज के लिए, तो ये 400 लगभग ज़्यादातर नौजवानी थे बच्चे, तो इन्होंने मौत के घाट उतारा है। ऊपर से इतनी अनप्रोफेशनल आर्मी इनकी कि इनको ना इनके पास कोई मिलिट्री इंटेलिजेंस, ना इन्होंने कोई ब्रीफिंग की, ना डीब्रीफिंग की है, ठीक है इन्होंने। और जिस तरीके से टारगेट चुने गए हैं, हैरानी की बात है। इस खबर को लेके बाकी मुसलमान मुल्कों में क्यों नहीं निंदा की? जब गाजा की बात आती है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, पर जब पाकिस्तान ऐसे दर्दनाक और ये गलत हरकतें करके इतने बेगुनाह और निहत्थे लोगों को मार रहा है, तो इस पे क्यों बाकी सारे खाड़ी के देश के मुल्क चुप है? इस पे क्यों नहीं निंदा अपनी जता रहे हैं? सुना आपने दर्शकों, लेकिन पाकिस्तान ने जो हरकत की है उसकी दुनिया भर में चर्चा की जा रही है। क्या यह कायराना हरकत है? क्योंकि आप देखिए जरा क्या हालत बना दी अस्पताल की। देखिए आप देख रहे हैं आप, ये बम और धमाकों के बाद की स्थिति है। पूरा का पूरा ये अस्पताल था, दिखाइए फुल फ्रेम। ये ड्रोन शॉट मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शक, ग्रिड हटाइए। कैसे यहां पर 400 लोगों की मौत हुई है, तस्वीर आप देख रहे हैं। 400 से ज्यादा अफगानिस्तान में लोगों की मौत हुई है इस हमले में जो आपके सामने है। लोग फंसे हुए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए आप अस्पताल है, ये देखिए यहां पर लोग भर्ती हैं और पाकिस्तान कहता है कि यहां पर आतंकी थे। अब बताइए इस अस्पताल में हमला हुआ है, 400 लोग मारे गए। देखिए आप लोग वहां पर भर्ती हैं, कुछ हिस्सा बिल्डिंग का बचा हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ना रोक दे। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, इस समय एक तरफ अफगानिस्तान पर यह अटैक हुआ है, लेकिन अब बदला भी लिया जा रहा है और बदला भी ऐसा लिया जाएगा कि अब पाकिस्तान भी तरसेगा। यह अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया है और इसकी पूरी तैयारी भी की जा रही है। लेकिन दर्शकों आपको बताएं, अफगानिस्तान पर हमला हुआ और भारत की एंट्री हो गई है। भारत ने इस हमले को कायरतापूर्ण बताया है और इस हमले की निंदा की है, बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया। लेकिन दर्शकों आपको बताएं, इस समय जो पाकिस्तान हरकत कर रहा है वो ठीक नहीं है और भारत ने इस बार पाकिस्तान को बता दिया है कि जो किया है वो ठीक नहीं है। भारत और अफगानिस्तान के बीच दर्शकों लगातार बातचीत होती रहती है। ईरान के बाद दो और मुस्लिम देश युद्ध की आग में जल रहे हैं और भारत की इस पर नजर है। इस बार तो अफगान के खिलाफ पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड का नारा लगाने वाले देश खामोश हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा। अगर अफगानिस्तान के साथ कोई खड़ा है तो वो हिंदुस्तान है, क्योंकि जहां तमाम इस्लामी कंट्रीज ने कायराना हमले पर चुप्पी साधी है, ऐसे में भारत ने अफगानिस्तान पर हुए हमले की ना सिर्फ निंदा की बल्कि यूएनजीए में भी भारत ने पाकिस्तान की क्लास लगाई है। आपको बताएं, भारत ने कहा कि वो इस हालात में अफगानिस्तान के साथ खड़ा है और अफगानिस्तान की संप्रभुता के प्रति समर्थन को एक बार फिर दोहराया। इसके अलावा यूएनजीए में भारत ने मुल्ला मुनीर और पाकिस्तान को लताड़ा है दर्शकों, आलोचना की। कहा इस्लामोफोबिया की कहानी गढ़ना ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। पाकिस्तान अपने देश में अहमदिया मुसलमानों का दमन करता है, लाखों बेबस अफगानों को जबरन वापस भेज रहा है और रमजान के पवित्र महीने में हवाई बमबारी कर रहा है, लोगों को मार रहा है। भारत के समर्थन का अफगानिस्तान ने दर्शकों स्वागत किया जो आप देख रहे हैं, लेकिन इस्लामिक नाटो बनाने वाले देश के लीडर छिपे हुए हैं। कहां हैं वो जो एक देश पर हमले को दूसरे देश पर हमला बता रहे थे? वो लोग चुप हैं, पाकिस्तान की कायराना हरकत पर कुछ नहीं कह रहे। लेकिन आपको बताता हूं दर्शकों, भारत ने इसे लेकर सीधे शब्दों में कह दिया है यह हमला ठीक नहीं। सुनिए जरा।
I stress that it is important for the UN to take note of the rising trend and dangers of weaponizing religious identity and instrumentalizing it to serve narrow political ends by state and non-state actors alike. India's western neighbor is an excellent example of fabricating imaginative tales of Islamophobia in their neighborhood. One wonders what would brutal repression of Ahmadiyyas in this country be termed, or the large-scale refoulement of the helpless Afghans or air bombing campaigns in this holy month of Ramadan. अब दर्शकों, इस समय जो हमला हुआ है उसने अफगानिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि कुछ और तस्वीरें आई हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जरा, एयर स्ट्राइक में काबुल में भी भारी तबाही और भारी नुकसान है। देखिए आप, यहां पर कई घर थे दर्शकों जो पूरे जल गए, और यहां पर रहने वाले कई लोगों की भी मौत हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, अब जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, अब अफगानिस्तान ने कह दिया है आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है, और जवाबी हमले के लिए डूरंड लाइन पर खबर यह है कि अफगानी सेना कूच कर रही है। दिखाइए तस्वीर, दिखाइए एमएन, सुनाइए जरा। लेकिन दर्शकों, आपको बताएं, जो इस समय हालात बने हुए हैं, अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पूरा खत्म करने की तैयारी कर ली है। अफगानिस्तान हर हाल में पाकिस्तान से बदला लेना चाहता है दर्शकों, चाहे बम का जवाब सीधे गोले से दे या फिर रणनीतिक युद्ध से। ऐसे में अफगानिस्तान के पास 3 विकल्प मौजूद हैं। पहला दर्शकों, पाकिस्तान की जीवन रेखा है तापी गैस पाइपलाइन। तापी गैस पाइपलाइन अफगानिस्तान के रास्ते से गुजरती है, जो आपको दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान इस पाइपलाइन पर हमला कर सकता है और पाकिस्तान पर गैस का और कई तरह के संकट गहरा जाएंगे, क्योंकि वहां पर गैस महंगी हो जाएगी। दूसरा विकल्प आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान की कासा 1000 बिजली परियोजना। इस परियोजना में तजाकिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान तक 1300 मेगावाट सस्ती बिजली की सप्लाई होती है, और पाकिस्तान में बिजली को देखते हुए यह परियोजना उसकी जीवन रेखा है। अगर अफगानिस्तान ने दर्शकों पाकिस्तान की इस परियोजना को बाधित कर दिया या सुरक्षा की वजह से रोक दिया, तो पाकिस्तान में बिजली भी महंगी हो जाएगी। इससे औद्योगिक उत्पादन प्रभावित होगा और इकोनॉमी पर बोझ बढ़ेगा। और सबसे अहम विकल्प, मध्य एशिया ट्रेड कॉरिडोर। अफगानिस्तान के रास्ते पाक मध्य एशिया के बाजारों तक पहुंचता है। यह ट्रेड कॉरिडोर पाकिस्तान के निर्यात का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर अफगानिस्तान ने दर्शकों सीमा बंद कर दी तो निर्यात रुक जाएगा। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा। वैसे ही अभी पाकिस्तान भिखारी है, और अगर अफगानिस्तान ने हमले के साथ रणनीतिक तरीके अपनाए तो फिर पाकिस्तान का मिटना तय है। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है। अफ़गानिस्तान की निहत्थी जनता के ऊपर उनकी औरतें बच्चों को अपने जहाज़ भेज के मारना, और अब एक हस्पताल पे बम्बिंग, जो कि बिल्कुल बैंड है एज़ फार एज़ द जनीवा कन्वेंशन इज़ कंसर्न, वॉर क्राइम है। ये लगातार इस पे आमादा है, सोच रहा है दुनिया का ध्यान बटा हुआ है, मैं चुपचाप से अफ़गानिस्तान को पीट लूँ। ये नहीं जानता कि अफ़गान लोग उसका भी अच्छा खासा बदला लेंगे। वो अगर टैपी गैस लाइन बंद कर दें, वो जो कॉरिडोर हैं जो आती हैं वो उसको बंद कर दें, अफ़गानिस्तान के इस एक्शन से पाकिस्तान को लेने के देने पड़ जाएंगे। दुनिया अभी तक इनसे सिविलाइज्ड वे में पेश आ रही है, लेकिन इनको समझ नहीं आता। ये सोचते हैं कि अगर कोई सिविलाइज्ड वे में बिहेव कर रहा है तो वो कमज़ोर है या बेवकूफ़ है। ये सोच रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है तो मैं फ़ायदा उठाऊं और इन बमबारी करके औरतें बच्चे मारूं, बीमार मारूं, अस्पतालों को ठोकूं। ये आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दर्शकों, पाकिस्तान तो बचना चाहता है, ऐसा लगता है उसकी रणनीति यही है। लेकिन एक और जंग, वॉर जहां पर चल रहा है, एक और जंग जहां पर चल रही है, वो है दर्शकों ईरान। और ईरान में अब दावा कर दिया है अमेरिका और इजराइल ने कि खामनेई की मौत के बाद लारीजानी को भी मौत के घाट उतार दिया है। और जैसे ही ये दावा किया दर्शकों, दुनिया में हंगामा मचने लगा है। पहली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए, लारीजानी इस रैली में थे तब हमला किया गया था। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, और आज फिर हमला किया गया है दर्शकों, जो तस्वीर आप देख रहे हैं। यानी अब इजराइल के हमले में दावा किया जा रहा है कि लारीजानी को मार दिया गया है, लेकिन ईरान कह रहा है कि लारीजानी जिंदा है।
दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ईरान कह रहा है कि ये लारीजानी ने हाथ से लिखा है और ये उनके एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया गया। ये तस्वीर दिखाइए जरा। ईरान दावा करता है कि ये उन्होंने लिखा है, यानी लारीजानी जिंदा है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, इस बीच आपको बड़ी और खबर बताने वाला हूं मैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने गुलाम सुलेमानी को भी मार दिया है। ये गुलाम सुलेमानी वही है जो बसीज को कंट्रोल करता था, यानी वही कमांडर जो घातक था, अब उसको भी मौत के घाट उतार दिया है। ये दावा इजराइल ने किया है। अब दर्शकों मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। इजराइल कह रहा है कि हम लीडर्स को खत्म कर रहे हैं, लेकिन हमले रुक नहीं रहे। तेहरान में कैसे अटैक किया, फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर को। दर्शकों, इधर ईरान भी जवाब दे रहा है, लेकिन अमेरिका ने वहां पर पूरी तरह सी रैम को उतार दिया। और ये कैसे हवा में ड्रोन्स को मार रहा है, तस्वीर दिखाइए फुल फ्रेम, जरा रिप्ले करके दिखाइए इसे। लेकिन दर्शकों, ईरान हार मानने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हथियार खत्म हो गए, ईरान हार मान रहा है। लेकिन खबर यह है कि वहां की महिलाओं ने अपना सोना गिरवी रखना शुरू कर दिया है। महिलाओं ने दान देना शुरू कर दिया है, सोना गिरवी रखा जा रहा है। लेकिन उनका कहना है कि आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे। सुनिए जरा। जंग के 18वें दिन इजराइल ने बड़ा दावा किया। इजराइल ने कहा कि उसने ईरान के सिक्योरिटी के टॉप कमांडर अली लारीजानी को खत्म कर दिया। अली लारीजानी आयतुल्ला खामनेई के बाद ईरान के सबसे ताकतवर शख्स थे। Larijani was also under US sanctions for the same reason, with a $10 million prize on his head. We did it for free, anyhow. इजराइल के विदेश मंत्री ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि हमने 92 करोड़ के इनामी को खत्म कर दिया। वहीं अब ईरान का दावा है कि अली लारीजानी जिंदा हैं। कुछ समय बाद वो लोगों के सामने भी आ सकते हैं। ईरान ने अमेरिका को जमीनी लड़ाई लड़ने की चुनौती भी दे डाली है। The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field, the very place where you and your forces. अब दर्शकों, दुनिया भर में यह सवाल पूछा जा रहा है, अली लारीजानी और मुस्तफा खामनेई कहां हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मर गए हैं, लेकिन ईरान कहता है कि दोनों जिंदा हैं और सुरक्षित हैं। ये तस्वीर है दर्शकों, ये आपको दिखा रहे हैं प्रतीकात्मक। इजराइल दावा करने लगा है कि हमने अली लारीजानी को मार दिया है। और आपको बताएं, इजराइल के रक्षा मंत्री, इजराइल काट्ज इनका नाम है, जो दावा करते हैं कि रात में हमने एयर स्ट्राइक की और अली लारीजानी उसमें मारे गए। अली लारीजानी ईरान के सिक्योरिटी चीफ थे। दर्शकों समझिए जरा, अगर इजराइल का ये दावा सही है तो फिर आयतुल्ला खामनेई के बाद, उनके मारे जाने के बाद, ये एक और बड़ा नुकसान है ईरान का। अली लारीजानी दूसरे सबसे ताकतवर शख्स हैं जिसे ईरान ने खो दिया है। ईरान ने इजराइल के दावे को दर्शकों तुरंत खारिज कर दिया। ईरान ने कहा अली लारीजानी जिंदा हैं। ईरान ने इसे लारीजानी के जिंदा होने के सबूत के तौर पर एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया और कहा कि उन्होंने हाथ से लिखा है। दावा यह कि लारीजानी अपने हाथ से नोट लिखते हैं और उसे पोस्ट करते हैं। इसमें लारीजानी ने हमले में मारे गए ईरानी नौसैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। हालांकि लारीजानी आखिरी बार 4 दिन पहले एक रैली में नजर आए थे, जो हमने आपको दिखाया। 13 मार्च को तेहरान के कुड्स दिवस रैली के दौरान लारीजानी मौजूद थे। इजराइल के बसीज पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडर को भी मारने का इजराइल दावा कर रहा है और गुलाम रजा सुलेमानी को भी इजराइल ने अटैक में मार दिया है। 28 फरवरी को अमेरिका के हमले में
आयतुल्ला खामनेई की मौत हुई थी दर्शकों, लेकिन उनके बेटे मोस्तबा की जान बच गई थी। मोस्तबा भी सामने नहीं आए। खामनेई के साथ उनके बेटे मोस्तबा भी मौजूद थे। और आपको बताएं, दावा यह कि मिसाइल के हमले में मोस्तबा वहां से निकल गए, बचकर निकल गए। ईरान की लीक हुई एक ऑडियो रिकॉर्डिंग से यह दावा किया गया है कि मोस्तबा खामनेई अपने पिता के साथ इमारत के भीतर मौजूद थे, लेकिन मिसाइल के टकराने से ठीक पहले वो बाहर निकल गए। अब दो बड़े किरदार, एक मोस्तबा के इमारत से निकलने के कुछ देर बाद दर्शकों, इजरायली बैलिस्टिक मिसाइल ने परिसर पर हमला कर दिया था। इसमें आयतुल्ला खामनेई और दर्जनों वरिष्ठ अधिकारी मारे गए थे, लेकिन मोस्तबा खामनेई बच गए। अब दावा यह किया जा रहा है कि लारिजानी भी स्वस्थ हैं और मोस्तबा भी स्वस्थ है, लेकिन इजराइल कह रहा है कि हमने दोनों का खात्मा कर दिया है। सुनिए जरा। हम जब ये कहते हैं कि हमें सीज़फायर नहीं चाहिए, ये हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम जंग चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जंग इस तरह से ख़त्म हो कि दुश्मन फिर कभी ईरान पर हमला करने के बारे में सोच ना सके। हमें लगता है उन्हें अभी तक इसका एहसास हो चुका है कि वो किस तरह से देश के साथ जंग लड़ रहे हैं। हमें जहां तक लगेगा वहां तक जंग को खींचेंगे। To the brave people of Iran. ईरान के बहादुर लोगों को हर साल की तरह मेरी ओर से प्रकाश के त्यौहार से शुरू होने वाले इस शुभ त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। यह ईरानी लोगों के उस प्राचीन विश्वास का प्रतीक है कि प्रकाश अंधकार पर विजय प्राप्त करेगा, अच्छाई बुराई पर विजय प्राप्त करेगी। अली लारिजानी ईरान के सुप्रीम लीडर के रूप में स्थापित थे। खोमेनी के जाने के बाद से ईरान के सैन्य रणनीति को अच्छे तरीके से संचालित करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन जिस तरीके से आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्स ने जो इंफॉर्मेशन दिया है, वो दिखाता है कि कहीं न कहीं उनकी हत्या हो चुकी है। क्योंकि आईडीएफ के बारे में हम सब जानते हैं कि वो टारगेटिंग किलिंग करने में सबसे सटीक, और अभी तक तो उसने जो इस तरीके के रिपोर्ट्स दिए हैं वो सही पाए गए हैं। लेकिन अभी ईरान ने ऑफिशियली इस पे कोई उनका स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन आईडीएफ इस चीज को क्लेम कर रहा है। और जिस तरीके से मीडिया में जो रिपोर्ट आ रही है, उसके आधार पे जो आईडीएफ का क्लेम है वो कहीं न कहीं सही दिखते हुए पाया जा रहा है। क्योंकि वहां पे अटैक किया गया था और टारगेटिंग किलिंग अगर हुई है तो हो सकता है कि उनकी हत्या हो सकती है। लेकिन दर्शकों, इन दावों के बीच ईरान ने ऐसा हमला किया जिसकी निंदा अब इजराइल में हो रही। इजराइल ने क्या किया है? एक तरफ अली लारिजानी की मौत का दावा किया, लेकिन ईरान ने यरूशलेम पे हमला कर दिया है। यहां पर एक चर्च पर हमला किया गया है। देखिए दर्शकों, कुछ मिसाइल के टुकड़े गिरे हैं चर्च के ऊपर और खबर यह है कि नुकसान भी हुआ है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। ये देखिए आप, ये टूटा हुआ इलाका आपको दिख रहा है, यही है वो चर्च जहां पर हमला किया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, इजरायली सुरक्षा बलों ने हमले के बाद पूरे इलाके को घेर लिया। ये तस्वीर आप देखिए, चर्च पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा तस्वीर को। השברים נפלו במקומות הקדושים, נפלו בהר הבית, נפלו בכנסיית הקבר, נפלו ברובע היהודי ובפטריארך הארמני. בעקבות היירוטים התקבלו מספר דיווחים על שברי יירוט גדולים, חלקם... अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, यरूशलेम पर ईरान मिसाइल दाग रहा है और एक नहीं बार-बार हमला कर रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए। ये हमले अलग-अलग जगह पर किए जा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, कई जगह पर हमले हो रहे हैं लेकिन बच भी जा रहे हैं। ये देखिए आप, एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है और कैसे खुशी मनाई जा रही है। दिखाइए फुल फ्रेम इसे भी। ये देखिए आप, ये इंटरसेप्ट किया है मिसाइल। अब दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, इजराइल चाहे कितना ही डिफेंस कर ले, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमारी मिसाइलों को भेद नहीं पा रहा है। और उसका दावा है कि यरूशलेम में इसी चर्च पर हमला किया जो मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। ईरान लगातार इजराइल पर पलटवार कर रहा है। ईरान ने इजराइल के सबसे पवित्र स्थल को टारगेट किया। ईरान ने यरूशलेम शहर पर मिसाइल से हमला किया है दर्शकों। मिसाइल के फटने के बाद उसके टुकड़े कई जगह पर गिरे। चर्च ऑफ द होली सेपल्चर, ये वो चर्च है दर्शकों, सेपल्चर, जहां पर हमला किया गया है। और विदेश मंत्रालय ने पवित्र चर्च के पास हमले की पुष्टि भी की है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने हमले पर एक बयान भी जारी किया है। मिसाइल के टुकड़े चर्च ऑफ द होली सेपल्चर के पास गिरे हैं, यहूदी क्वार्टर के पास, अल अक्सा मस्जिद के पास, जहां पर यह हमला किया गया है। इजराइल ने पवित्र स्थल पर मिसाइल हमले की कड़ी निंदा भी की है। यरूशलेम के पवित्र स्थलों पर मिसाइल अटैक के बाद यहूदी
मुसलमानों और ईसाइयों की जान खतरे में पड़ गई है। इजराइल सभी धर्मों के श्रद्धालुओं के लिए रक्षा करने के कदम उठा रहा है। और आपको बताते हैं दर्शकों, आखिर ये है क्या, इस चर्च के बारे में जानकारी देते हैं। ये ईसाइयों के लिए सबसे पवित्र चर्च माना जाता है दर्शकों, और परंपरा के मुताबिक इस पवित्र स्थल में वो जगह शामिल है जहां ईसा मसीह सूली पर चढ़े गए और गोलगोथा या कलवारी के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहीं पर वो कब्र भी है जहां ईसा मसीह को दफनाया गया। चर्च के इसी परिसर की देखरेख ईसाई समुदाय मिलकर करते हैं और यहां पर इजराइल के इसी चर्च पर ईरान ने हमला किया है। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, जो स्थिति इस समय युद्ध की बनी हुई है वो दुनिया के लिए चौंकाने वाली क्यों है, उसके कारण को समझिए। ये आप देखिए, ईरान रुक नहीं रहा है, ईरान ने पलटवार किया और देखिए पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया है। देखिए आप, पूरी बिल्डिंग जल रही है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम इसमें, कैसे ये हमला किया गया है। अब दर्शकों आपको बताता हूं, इधर ईरान हमला कर रहा है लेकिन अमेरिका ने डिफेंस को मजबूत कर दिया। देखिए सीरैम से कैसे ड्रोन को रोका गया, ये देखिए जरा, दिखाइए फुल फ्रेम, कैसे रोके जा रहे हैं ड्रोन अटैक को। इधर देखिए आप, बगदाद में फिर भी दावा किया जा रहा है कि अटैक कर रहा है, और ऐसा अटैक जो सब कुछ धुआं धुआं कर दे रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए। लेकिन दर्शकों आपको बताएं, इस समय डोनाल्ड ट्रंप उलझ गए। इजराइल और ईरान अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की वो 5 गलतियां जिसकी वजह से वो फंस गए। समझिए, अमेरिका ईरान की जंग का आज 18वां दिन है और डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद थी कि 10 दिन के अंदर ईरान सरेंडर कर देगा। ईरान के आयतुल्ला अली खामनेई समेत 40 कमांडर मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद ईरान जंग खत्म करने को राजी नहीं है। ट्रंप की वो 5 गलतियां आपको बता रहा हूं दर्शकों, जिससे ट्रंप जंग में फंस गए हैं। युद्ध का गलत आकलन उन्होंने किया। ट्रंप ने जंग को लेकर गलत आकलन किया। ट्रंप को लग रहा था कि हवाई हमले से तख्ता पलट हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जंग लंबी खिंच रही है और ट्रंप को जमीन पर सेना उतारना पड़ सकता है। और दूसरी बड़ी बात, खुफिया रिपोर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप को भरोसा ही नहीं था। चौंक रहे हैं अब। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक युद्ध से पहले ट्रंप के सामने सीआईए ने 2 खुफिया रिपोर्ट पेश की दर्शकों। पहली रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान में हवाई हमले से सत्ता नहीं बदलेगी, और दूसरी रिपोर्ट में कहा गया कि हमले से इस्लामिक शासन और मजबूत हो सकता है। ट्रंप ने दोनों रिपोर्ट्स की अनदेखी की और हमला कर दिया। तीसरी बड़ी वजह, अरब सहयोगियों का साथ में ना आना। ईरान पर हमले से पहले ट्रंप ने अरब देशों की राय भी नहीं ली। कतर और यूएई ने दर्शकों इस पर खुलकर नाराजगी भी जाहिर की है। ओमान ने कहा कि प्रस्तावित बातचीत से 2 दिन पहले ईरान पर हमला क्यों किया गया। जंग में अमेरिका को अरब देशों का साथ नहीं मिल रहा है। और फिर चौथी बड़ी बात, जंग पर बेतुके बयान दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने कहा सैनिकों को मजा आ रहा है युद्ध में, इसलिए हमले हो रहे हैं। ट्रंप ने कहा ईरान के 16 युद्धपोत डुबाने में मजा आया। ऐसे बयानों ने ट्रंप की दुनिया भर में किरकिरी करवाई है दर्शकों। और आखिर में युद्ध विराम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूजन में। ईरान ने जैसे ही हॉर्मुज को बंद करने की घोषणा की, इसके बाद ट्रंप ने कहा युद्ध कभी भी समाप्त हो सकता है। अगले दिन ट्रंप ने जंग जारी रहने की बात कह दी। और ट्रंप के ऐसे बयानों से कोई भी देश उन पर भरोसा नहीं कर रहा है। दुनिया भी उन्हें अब हल्के में लेने लगी है। लेकिन दर्शकों ये बड़ी बात है, डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को समझ नहीं पाए। और एक्सपर्ट्स तो यही दावा करते हैं कि रोज रोज डोनाल्ड ट्रंप जो पलट रहे हैं वो इसी वजह से पलट रहे हैं क्योंकि वो फंस गए हैं। सुनिए जरा। If these gorgeous B-2 bombers, give me that bomber, Andrews. Let me just hug that little sucker. Give me that bomber over there. Thank you. You knew immediately which one. This looks small, but in person it's very big.
मेरा मानना है कि इजराइल या अमेरिका दोनों ने कोई स्ट्रेटेजिक भूल नहीं की है। ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये अटैक किया गया है, जहां एक और इजराइल चाहता है कि ईरान जो है वो उसके को कोई नुकसान ना कर पाए, वो सारे प्रॉक्सीज उसके ठंडे हो जाए, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्ला हो या हुती हो, और ईरान को एक उस लाइन पे लेके आ जाए कि वो न्यूक्लियर की तो सोचने की बात बहुत दूर की है, वो इजराइल के साथ में उसके संबंध बिल्कुल अलग हो जाए। वहीं अमेरिका का एम बहुत अलग है। अमेरिका चाह रहा है कि चीन का 60% तेल रुक जाएगा, चाहे वो वेनेजुएला से हो चाहे ईरान से हो, और इसके बाद अभी इन्होंने आजमा लिया है नेटो को भी। ट्रंप ने जो कॉल किया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए कि वो नेटो कंट्रीज अपने शिप भेज रहे, वो नहीं भेज रहे हैं, ये बात बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट को जाहिर करती है कि $1 ट्रिलियन जो खर्च कर रहा था अमेरिका इस यूरोप के ऊपर, नेटो के ऊपर, वो कभी भी अमेरिका के साथ खड़ा नहीं होगा। लिहाजा अब रूस को यूक्रेन के अंदर एक ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, जियोपॉलिटिक्स के अंदर ये बाइपोलर सिस्टम वापस से बन जाए, जहां एक और अमेरिका हो जिसके पास में इधर का पूरा तेल हो, रशिया के पास अपना तेल है, और इन दोनों कंट्रीज में कोल्ड वॉर ना होकर के एक दोस्ताना संबंध बन जाए। तो फिर आप सोचिएगा, चीन से लेकर के और पूरे यूरोप को अमेरिका से तेल की भीख मांगनी पड़ेगी। लेकिन दर्शकों, आज आपको बताता हूं मैं इस समय स्थिति क्या बनी हुई है पूरे मिडिल ईस्ट में, क्योंकि रुक नहीं रहा है ईरान। ईरान लगातार अटैक कर रहा है। इस तस्वीर पर रहिएगा, ये आप देखिए। दावा किया गया कि अमेरिका के जो रडार लगे हुए थे उसको ईरान ने निशाना बनाया है, और देखिए रडार को नेस्तनाबूद कर दिया है। इसी से आप समझ सकते हैं कि इस समय ईरान युद्ध में हार नहीं रहा है। यूएई कहता है, कई लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है दुबई में, यूएई में कुछ नहीं हो रहा है। ये तस्वीर दिखाइए उन्हें, देखिए जरा वहां क्या हालात बने हुए हैं। फुल फ्रेम दिखाइए जरा, कितना नुकसान हो रहा है वहां पर। I can't tell you how hot it is. Someone close the window. Open. Oh my God, this is. I can't tell you how hot it is. Someone close the window. They have to move the car. अब दर्शकों, आपको बता रहा हूं मैं, यहां पर अमेरिका जो शिप को मारता है ईरान की, उसी में जो लोग सवार थे उनके शव है, जहां श्रद्धांजलि दे रहा है ईरान। दिखाइए जरा इस तस्वीर को फुल फ्रेम। एक के बाद एक बड़े लीडर्स को इस्राइल और अमेरिका मार रहे हैं। अब आपको बताता हूं दर्शकों, इस बीच मिडिल ईस्ट समझ रहा है कि ये कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अब वो भी जंग के मुहाने पर खड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक पलटवार नहीं किया है। और देखिए, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला यूएई पहुंच गए। यानी अब ये मिडिल ईस्ट के देश चाहते हैं कि जंग एक जगह पर पहुंचे। वो जगह है दर्शकों शांति की, लेकिन अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि इस समय इजराइल ने जो हरकत की है और अमेरिका ने जो हरकत की है, उसका खामियाजा मिडिल ईस्ट को भुगतना पड़ रहा है। दर्शकों, ईरान का खाड़ी देशों पर हमला लगातार जारी है, और आज का यह हमला तो आप देखिए, ईरान सबसे ज्यादा यूएई पर अटैक कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान की मिसाइलें खत्म हो गई हैं, लेकिन ईरान अबू धाबी से लेकर कतर पर हमले कर रहा है। देखिए दर्शकों, दुबई में ईरान ने ड्रोन से अमेरिकी रडार को उड़ा दिया, और ईरान ने अबू धाबी के शाह गैस फील्ड पर ड्रोन से हमला किया, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। शारजा में इंडस्ट्रियल इलाके में ईरान ने अटैक किया है, और ईरान के हमलों के बीच खबर है खाड़ी के देश साथ आ रहे हैं। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला यूएई के दौरे पर पहुंचे, ये हमने आपको दिखाया। ईरान के हमले के बीच उन्होंने यूएई को पूरा समर्थन दे दिया है। दावा है कि यूएई और सऊदी के बीच बातचीत की कोशिश जारी है। खबर तो यह भी है दर्शकों कि अरब देश मिलकर ईरान को जवाब भी दे सकते हैं। इस बीच ईरान ने मुस्लिम देशों को एक पत्र भी लिखा है। यह पत्र दुनिया के मुसलमानों के नाम पर लिखा गया है। आपको बताएं, इसमें इस्लामिक मुल्कों से 6 सवालों के जवाब मांगे गए हैं। पत्र में लिखा कि ईरान पर छल पूर्वक हमला किया गया है और किसी इस्लामी सरकार ने ईरान की सहायता नहीं की है। पत्र के जरिए ईरान मुस्लिम देशों को साथ लाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक उसे कामयाबी मिली नहीं है।
और दर्शकों, बड़ी बात यह है, अभी तक की जो तस्वीर आपने देखी है उसको लेकर आप समझिए कि अगर मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हुए हैं, अगर ये हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे तो दुनिया में तेल और गैस का संकट आएगा। लेकिन दर्शकों, भारत को इससे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इधर दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी है, भारत बराबर कूटनीतिक तरीके से समस्या का समाधान कर रहा है। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि हम लाए हैं जंग से कश्ती निकालकर। पहली तस्वीर दिखाइए, भारत में क्या हो रहा है दर्शकों, ये देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके नंदा देवी पहुंच गया और ये पोर्ट पर पहुंच गया है। ये आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, ये पोर्ट है पूरा और यहां पर शिप पहुंचा है। यानी भारत के पास तेल और गैस की कोई कमी नहीं होगी, ये पूरी तैयारी की जा रही है। और दर्शकों, आपको बताएं, ये आप देखिए, ये जब पोर्ट पर पहुंचा तो कितनी खुशी थी, लोग वहां पर इंतजार कर रहे थे। देखिए जरा, स्वागत किया गया, फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। नंदा देवी जैसे ही भारत पहुंचा, स्वागत किया गया है। ग्रिड हटाइए, मूव कीजिए। और दर्शकों, जैसे ही नंदा देवी पहुंचा, देखिए भारत के कैप्टन इसे लेकर क्या कह रहे हैं, कैसी स्थिति थी वहां पर, कैसे आया, सुनवाइए जरा। हमने बात की है, वहां के कैप्टन क्या कह रहे हैं, सुनिए। Chief Officer Nanda Devi, on the behalf of all officers and all ratings of the Nanda Devi, so I would like to say thank you to everyone who was involved in this operation of the crossing Hormuz by the LPG tanker Nanda Devi. So in this operation, various factors was involved. So first of all, the initiative was taken by Indian Ministry and then by the Shipping Corporation of India with the help of Indian Navy and the Iranian Navy. So all are helped us in the way of communication, moral and all efforts what they were available to provide, and they provided, and vessel transited the Hormuz safely. And now vessel is en route to the Kandla, Gujarat, and will be serving a huge amount of the LPG, 46,000 metric tons in the India, which will help to the country of India in this worldwide crisis of the LPG, and we will continue to serving this LPG for the future also. And once again, I would like to say thank you to everyone who was involved in this operation. लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, भारत के जहाज लगातार आ रहे हैं। कल शिवालिक आया और आज आ गया है नंदा देवी। आइए जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये है नंदा देवी। 3 जहाज आए हैं दर्शकों, 22 कतार में और आ गए नंदा देवी और शिवालिक जहाज, जो इस समय भारत के लिए बहुत बड़ी मदद लेकर आए हैं। क्या है वो मदद? 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आए हैं दर्शकों, और समंदर में तिरंगा लहराया जा रहा है। अब दर्शकों, आपको बताएं, सिलेंडर जिनकी संख्या 6 करोड़ से भी ज्यादा है, 6.5 करोड़ सिलेंडर इस गैस से फुल किए जाएंगे। और अभी तो कल एक और जहाज आएगा जगलाड की, जो 81,000 टन कच्चा तेल लेकर आ रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत समंदर का धुरंधर है। दिखाते हैं आपको। जिस हॉर्मुज में रास्ते के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का तेल निकल गया, उसी हॉर्मुज से तिरंगा लहराते हुए भारतीय जहाज शान से निकल रहे हैं। ये ईरान के साथ भारत की सफल कूटनीति का परिणाम है। शिवालिक और नंदा देवी एलपीजी जहाज भारतीय पोर्ट पर पहुंच चुके हैं और जगलाड की जहाज नौसेना की सुरक्षा में तेजी से भारत की ओर बढ़ रहा है। से और अन्य देशों के साथ हमारी बातचीत चल रही है। जैसा कि हमारे स्पेशल सेक्रेटरी साहब ने बताया, कई एक जहाज हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में के इलाके में अभी भी वहाँ पर स्थगित हैं। तो ये हमारा इरादा है कि ईरान के साथ और अन्य देशों के साथ बात करके उन जहाज़ों को देश सुरक्षित लाया जाए, ये हमारा उद्देश्य है। इस पर बातचीत चल रही है। जहाँ तक मानवीय सहायता की बात आपने कही, ईरान के साथ कई एक मुद्दे पर हमारी बातचीत चल रही है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच गैस की सप्लाई प्रभावित हुई तो सरकार एक्शन में आई। पीएम मोदी ने खुद ईरान के राष्ट्रपति से बात की। उसके बाद भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया गया।
भारत की इस जीत से ट्रंप को चिढ़ है। अब तो आलम यह है कि हॉर्मुज पर ट्रंप के अपने भी बेगाने नजर आने लगे हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं जो शिप इस समय भारत में पहुंचा है वो अंदर से कैसा है, देखिए जरा। ये वो शिवालिक और नंदा देवी एलपीजी लेकर आए हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। और देखिए आप कितने बड़े होते हैं, इनके बारे में हमने खास बात आपको बताई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। हॉर्मुज से इस समय भारत के एलपीजी और तेल जहाज निकल रहे हैं दर्शकों। कल जगलाडकी जहाज भी भारत आने वाला है और उसका भी इंतजार किया जा रहा है। और आपको जानकारी दे दें कि इसी को लेकर भारत ने पूरी तैयारी की है। और भारत की तैयारी क्या है? भारत की तैयारी है दर्शकों आप लोगों के लिए तेल और गैस की किल्लत ना हो। ईरान जंग के बीच तेल और गैस की टेंशन अब दूर होने वाली है दर्शकों। आज एक और एलपीजी जहाज नंदा देवी, ये देख रहे हैं आप, पहुंच गए गुजरात के वाडीनार पोर्ट पर। आज सुबह करीब 2:30 बजे पहुंचा। जानकारी आपको दे दें, कतर के रास लाफान बंदरगाह से नंदा देवी 1 मार्च को चला था। खबर यह कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए 16 दिन में इसने समुद्री यात्रा पूरी की है। नंदा देवी जहाज 46,500 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आया है। जानकारी आपको यह भी दे दें कि इससे पहले 54,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर शिवालिक भी पहुंचा था। यानी 2 दिन में 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी भारत पहुंच चुकी है। और इसमें करीब 6.5 करोड़ घरेलू एलपीजी सिलेंडर भरे जा सकते हैं। ये दोनों जहाज आपको बता दें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हैं और इससे सुरक्षित लाने के लिए नेवी के 3 युद्धपोत समंदर में स्कॉट कर रहे थे। फारस की खाड़ी में अभी इस समय 22 भारतीय जहाज मौजूद हैं जिसमें गैस और कच्चा तेल भरा है। ये जल्द ही भारत आने वाले हैं। सरकार लगातार इन जहाजों की सुरक्षा पर नजर बनाए हुए हैं दर्शकों। और एक और जहाज आने वाला है, ये आपको दिखा रहा हूं। तीसरा जहाज जगलाडकी, ये हॉर्मुज से निकल चुका है दर्शकों, रास्ते में है। और ओमान की खाड़ी से गुजरते हुए जगलाडकी आज भारत पहुंचेगा। फुजैरा तेल टर्मिनल पर जगलाडकी में कच्चा तेल लोड किया हुआ था। जानकारी आपको दे दें, जहाज पर लोडिंग हो रही थी, उसी दौरान फुजैरा में अटैक हुआ और तिरंगे वाली भारतीय टैंकर के तनिक भी नुकसान नहीं हुआ है। यह खबर हमें मिल रही है। जगलाडकी पर उच्च श्रेणी का उर्बान क्रूड ऑयल लोड किया गया है। और भारत की सफल कूटनीति से फारस की खाड़ी से जहाज लगातार निकल रहे हैं। अभी भारत के पास पर्याप्त तेल और गैस का स्टॉक है, इसलिए अफवाहों से बचें और पैनिक बिल्कुल ना हो। लेकिन दर्शकों आपको बताएं, इस समय जो स्थितियां आप देख रहे हैं भारत में, उसमें लोगों के मन में सवाल आया है कि अगर ये टैंकर्स भारत आ रहे हैं तो फिर एलपीजी कैसे भरी जाती है, सिलेंडर कैसे तैयार होते हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। जहाज से एलपीजी को किचन तक पहुंचाने की प्रक्रिया काफी जटिल है दर्शकों। पहले जहाज से एलपीजी को बड़े पाइप से इंपोर्ट टर्मिनल्स में भेजा जाता है, जैसा हम आपको दिखा रहे हैं। गैस को बहुत बड़े गोलाकार या बेलनाकार टैंक में रखा जाता है और गैस रखने वाले इन टैंकों को एलपीजी टर्मिनल कहते हैं। इसी टर्मिनल से गैस को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। जहां गैस भेजते हैं वहां पर बने बॉटलिंग प्लांट में इसे रखा जाता है। और 2 तरीके से गैस की बॉटलिंग प्लांट में भेजने की प्रक्रिया है। पहली, जमीन के अंदर बिछी गैस पाइपलाइन के जरिए, और दूसरी रोड टैंकर के जरिए भी इसे प्लांट में भेजते हैं। बॉटलिंग प्लांट में गैस को लोहे के सिलेंडर में भरते हैं और भरने से पहले खाली सिलेंडर की बारीकी से जांच की जाती है दर्शकों। सिलेंडर में कहीं कोई लीक या डेंट होने पर हादसा हो सकता है। जांच के बाद ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए गैस भरी जाती है। गैस भरने के बाद वॉल्व पर सुरक्षा कैप लगाकर सील किया जाता है और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए गैस आपके और हमारे घरों तक पहुंचती है। तो ये प्रक्रिया भी आपने समझ ली है दर्शकों, लेकिन अब गैस और तेल की बिल्कुल किल्लत नहीं होगी क्योंकि जहाज भारत आ रहे हैं। सुनिए जरा। तो नंदा देवी वेसल नंदा देवी जहाज आज सुबह 2:30 बजे पहुंचा। ये जहाज से जहाज एसटीएस ट्रांसफर के लिए 46,500 MT एलपीजी लेकर आया है, जो गहरे समुद्र में एंकरेज एरिया में होगा। MTBW बर्च को एसटीएस ट्रांसफर आज शुरू होगा। हमने इस माल को यहाँ लाने के लिए क्रू का धन्यवाद किया और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। LPG कैरियर शिवालिक एंड LPG कैरियर नंदा देवी। LPG वाहक पोत शिवालिक और नंदा देवी पर सवार नाविकों के साहस, समर्पण और व्यावसायिकता की सराहना करता हूँ।
नाविक वैश्विक व्यापार के गुमनाम नायक हैं, जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और अपने परिवारों से लंबे समय तक दूर रहने के बावजूद विश्व भर में आवश्यक माल की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करते हैं। दोनों जहाज़ों ने उच्च जोखिम वाली परिस्थितियों में भी असाधारण दृढ़ता और धैर्य का प्रदर्शन करते हुए महत्वपूर्ण एलपीजी माल की सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित की और भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान दिया है। भारतीय नाविकों की सुरक्षा, सम्मान और वैश्विक मान्यता के प्रति सरकार अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है और उनके परिवारों के अटूट समर्थन के प्रति आभार जताती है। During a period of heightened security concern in an important maritime region. दर्शकों, भारत तो धुरंधर बना हुआ है समंदर में, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि इस जंग में हम सिकंदर हैं। दावा कर रहे हैं कि लारीजानी को मौत के घाट उतार दिया है। लारीजानी और सुलेमानी पर ट्रंप ने अब बहुत बड़ा दावा कर दिया है। दर्शकों, अभी तक तो इजराइल कह रहा था कि हमने 2 शीर्ष नेता मार गिराए, लेकिन ट्रंप ने कहा कि लारीजानी कल रात हमले में मारा गया। और ये दर्शकों बहुत बड़ी खबर है। प्रदर्शन की वजह से जो स्थितियां अभी ईरान में दिख रही थी, लारीजानी की मौत के बाद हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। और ईरान के हालात तो खराब हो सकते हैं दर्शकों, लेकिन बाकी दुनिया के हालात भी ठीक नहीं है। भारत तो दर्शकों इधर गैस और तेल लेकर आ रहा है, लेकिन दिखाइए जरा पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में दर्शकों लॉकडाउन लगा हुआ है और अभी तेल और गैस की बहुत किल्लत है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। श्रीलंका में भी अब दर्शकों लॉकडाउन लग गया है, यानी अब 4 दिन हफ्ते में काम होगा, बाकी 3 दिन कोई काम नहीं होगा। श्रीलंका में भी तेल की भारी किल्लत महसूस की जा रही है। अगली तस्वीर दिखाइए। क्यूबा में तेल के कारण दर्शकों बिजली नहीं है, ब्लैकआउट हो गया है। आप सोचिए दुनिया में कितनी दिक्कत है। भारत में बराबर गैस और तेल के जहाज आ रहे हैं, लेकिन बाकी दुनिया में क्या हो रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये दर्शकों बहुत बड़ी बात है, दुनिया में अगर इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये जंग कहां तक लेके जाएगी। आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, मूव कीजिए इसे। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो तस्वीर आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, वो बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करने वाली है। आइए आपको बताते हैं पाकिस्तान में और बाकी दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है। ईरान युद्ध की वजह से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है दर्शकों। पाकिस्तान में तेल और गैस की भारी किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में पाकिस्तान में 55 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। गैस सिलेंडर के लिए लोग पाकिस्तान में भटक रहे हैं और गैस पाइपलाइन में सिर्फ सुबह और रात की सप्लाई होती है। युद्ध की वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बीच श्रीलंका में भी भारी नुकसान हो रहा है दर्शकों। श्रीलंका ने तेल की बूंद बूंद बचाने के लिए अब कवायद शुरू कर दी है। खबर आपको बता रहा हूं, सरकार ने 16 मार्च से 4 डे वर्किंग वीक लागू कर दिया है और कोटा सिस्टम के तहत पेट्रोल डीजल श्रीलंका में मिल रहा है। क्यूबा में तेल की कमी के बीच अंधेरा छा गया दर्शकों। सोचिए जरा, तेल नहीं होने की वजह से बिजली पावर प्लांट बंद हो गए, बिजली नहीं आ रही है। अस्पतालों में मरीजों का डायलिसिस नहीं हो पा रहा है। अगर बिजली बहाल नहीं हुई तो हजारों लोगों की मौत भी हो सकती है। और क्यूबा में 3000 लोगों की जिंदगी डायलिसिस मशीन पर निर्भर है। अगर इतनी स्थितियां खराब रहीं तो दिक्कत बहुत ज्यादा होगी। अब दर्शकों, आज एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। दुनिया में इस समय हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन देश में कुछ लोग हैं दर्शकों जो माहौल खराब करना चाहते हैं। और आप सोचिए, इफ्तार पार्टी गंगा नदी पर की, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसमें नॉनवेज खाकर हड्डियों को नदी में फेंक रहे हैं। दिखाता हूं आपको तस्वीर, दिखाइए जरा। योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों को चेतावनी दे दी। आज मां विंध्यवासिनी के दर पर पहुंचे मिर्जापुर में। फुल फ्रेम दिखाइए। पूजा अर्चना की है, नवरात्रि आने वाली है। चैत्र प्रतिपदा से पहले मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। दर्शकों, इधर बनारस में जो शिव की नगरी है, जहां पर बड़ी संख्या में भक्त आते हैं, करोड़ों भक्त पहुंचते हैं बाबा विश्वनाथ के दर पर, और वहां गंगा में साजिश की गई। दर्शकों, आपको दिखाता हूं काशी में क्या साजिश की, आप देखिए जरा। गंगा नदी पर इफ्तार पार्टी, पहले जरा तस्वीर दिखाइए। ये इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया दर्शकों, दिखाइए फुल फ्रेम जरा। लेकिन दर्शकों, इफ्तार तक तो ठीक था,
लेकिन इफ्तार पार्टी में दावा यह किया गया कि चिकन बिरयानी परोसी गई। देखिए आपको दिखा रहे हैं, भर भर की चिकन बिरयानी खाई गई और दावा किया गया कि पवित्र गंगा नदी में फेंक दिया गया। ये साजिश नहीं तो क्या है? ये हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं तो आखिर क्या है? अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों एक और तस्वीर। ये बिरयानी परोसी गई, देखिए इधर, ये आपको दिखा रहा हूं। ये एक शिप पर मौजूद, ये एक बोट पर मौजूद है, माफ कीजिए, और बोट पर पार्टी कर रहे हैं और बाकायदा यहां पर जो भी खा रहे हैं ये नदी में फेंक रहे हैं। लेकिन दर्शकों आपको बताएं, ये देखिए योगी के प्रदेश में जब ऐसी हरकत की तो एक्शन हुआ। ये वही लोग हैं जो अभी इफ्तार कर रहे थे, ये गंगा नदी में हड्डियां फेंक रहे थे, लेकिन अब पुलिस ने शिकंजा कसा है। लेकिन दर्शकों आपको बताएं, जो स्थितियां उत्तर प्रदेश में बनी हुई हैं उसको लेकर अब अलग अलग तरह की बात कही जा रही है। लेकिन इस समय जो एक्शन लिया गया है वो मैं आपको बता रहा हूं। बनारस में गंगा नदी पर हुई इफ्तार पार्टी से बवाल मच गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इस दौरान जो हरकत हुई उससे लोगों में काफी गुस्सा है दर्शकों। दरअसल गंगा नदी में बीच नाव पर इफ्तार पार्टी रखी गई। गंगा में इस इफ्तार पार्टी में करीब 15 से 20 युवक शामिल हुए। इफ्तार पार्टी में आयोजकों ने रोजेदारों को फल और मेवे भी परोसे। नाव पर नमाज के बाद सभी युवकों ने फल और मेवे खाकर रोजा तो खोल लिया, लेकिन आरोप है कि इफ्तार में रोजेदारों को बिरयानी भी परोसी गई और चिकन बिरयानी खाकर उसकी हड्डियां गंगा नदी के बीच फेंकी गई। ये सारी हरकतें 80 घाट से नमो घाट के बीच नाव पर की गई है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। बाज़ाब्ता इन सब ने वीडियो भी बनाया और उसे पोस्ट भी कर दिया। दर्शकों, वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, वायरल हो गया, बवाल मच गया, हिंदू संगठनों का पारा चढ़ गया। और आपको बताएं, बीजेपी युवा मोर्चा ने इसकी शिकायत कोतवाली में की है, जिसके बाद केस दर्ज किया है और गिरफ्तारियां की गई हैं। कोतवाली पुलिस ने अब तक 14 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। इनमें वीडियो बनाने और पोस्ट करने वाला तहसीम भी शामिल है। गिरफ्तार सभी युवक बनारस के मदनपुरा इलाके के रहने वाले बताए गए। वीडियो में दिखाई दे रहे अन्य लोगों की पहचान भी की जा रही है और इसके लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। आपको बताते हैं पुलिस ने क्या एक्शन लिया, सुनिए जरा अधिकारी क्या कह रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें तत्काल प्रभाव से अभियोग पंजीकृत किया गया तथा टीमें गठित करके जगह जगह दबिश दी गई, जिसमें अभी तक कुल 14 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है तथा अभियोग में जो भी धाराएं उसके आधार पर सुसंगत कार्रवाई की जा रही है। 14 लोग गिरफ्तार कर लिए गए और अन्य जो दोषी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और याद रहेगा उनको कि उन्होंने जो पावन गंगा को जिस तरह जूठन फेंकी है, इसका दंड उनको हमेशा याद रहेगा। और मुझे लगता है कि जो लोग पकड़े गए हैं, भले ही उन्होंने इफ्तार मना ली हो गंगा में जाकर, लेकिन मतलब ईद उनकी जेल में ही मनेगी। दर्शकों, इसे लेकर अब यूपी में हंगामा मच गया और सियासत भी गर्मा गई है। सुनवाता हूं आपको। जो एक जहाज चला था, याद एक जहाज चला था वहाँ 5 स्टार, उसमें महंगी महंगी शराब रखी हुई थी। जो उसका वेस्ट है, जो आप वेस्ट है उसका टॉयलेट का वेस्ट कहाँ जा रहा था? गंगा में जा रहा था। तो उस पानी के जहाज के मालिक पे क्या कार्रवाई की उन्होंने, बताइए। एक टेंट लगा था, याद है आपको? नकली टेंट। उस समय जो गड्ढे खोद खोद के जो छोड़ गए थे गंदगी, वो बताओ गंगा में पहुंची कि नहीं पहुंची? तो ये सब बहाना है, ये जानबूझ करके प्रशासन इस तरह का काम करता है सरकार को खुश करने के लिए। कभी देखा है कि गंगा के बीच में कोई इफ्तार करने जाए? ये सोची समझी रणनीति है। इसी देश के अंदर लव जिहाद, लैंड जिहाद, मूत्र जिहाद। सुना आप, गिरिराज सिंह भी अब कह रहे हैं कि यह जिहाद किया जा रहा है। लेकिन दर्शकों, यूपी में योगी सरकार ने एक्शन क्या लिया है, किन धाराओं में एक्शन लिया गया, आपको बताता हूं। हिंदुओं में केवल दर्शकों इफ्तार पार्टी को लेकर गुस्सा नहीं है, बल्कि उस नाव संचालक से भी गुस्सा है जिसने ऐसा करने दिया है, जिसने अपनी नाव पर पार्टी कराई और बिरयानी भी परोसी। दर्शकों, शिकायत में ऐसे नाव संचालकों पर एक्शन की भी मांग की गई है। आपको जानकारी देने, जिम्मेदार नाव संचालक पर भी सख्त एक्शन हो सकता है। खबर यह, नाव संचालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत एक्शन लिया जाएगा। जिन आरोपियों को अरेस्ट किया है उन पर भी बीएनएस की धारा में केस दर्ज किया है। दर्शकों, गिरफ्तार आरोपियों पर बीएनएस की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।
आपको बताता हूं, धारा 298 जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इसमें 2 साल तक की सजा है, जेल या जुर्माना दोनों हो सकता है। बीएनएस की धारा 299 लगी है, दुर्भावनापूर्ण इरादे से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों लग सकता है। धारा 296-18 सार्वजनिक जगह पर अश्लील कार्य करना, मौज मस्ती की गई है दर्शकों, इसमें भी 3 महीने की जेल और 1000 का जुर्माना है। आपको बताएं, सार्वजनिक स्थल पर अश्लील गीत या शब्द बोलना भी इसी धारा के दायरे में आता है। धारा 270 ऐसे कार्य जो दुर्भावना से किए जाएं, जिसमें 2 साल तक की जेल या जुर्माना लग सकता है। और धारा 279 जिसमें स्वेच्छा से सार्वजनिक झरने या नदी को दूषित करना है, इसमें 6 महीने की जेल और 5000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। यह एक्शन अभी लिया जा रहा है दर्शकों, और इसे लेकर साधु संतों में आक्रोश भी है। साधु संतों ने इस घटना को लेकर कहा कि जिसने भी ऐसी हरकत की है उस पर एक्शन तगड़ा होना चाहिए। सुनवाता हूं जरा साधु संत इसे लेकर क्या कह रहे हैं। यह अत्यंत निंदनीय है, ये जानबूझकर के हिंदुओं के प्रति ये घृणा है। और यह मैं बताना चाहता हूं, अभी तक तो ये लैंड जिहाद करते थे, अभी तक तो ये लव जिहाद करते थे हमारी हिंदू बेटी बहनों के साथ, और अब ये जिहादी मानसिकता के लोग गंगा जिहाद करने लगे। ये दर्शकों बहुत बड़ी बात है। अगर गंगा नदी हिंदुओं की पवित्र नदी है तो ऐसी हरकत से मुसलमानों को भी परहेज करना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब से। वो कहते हैं मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी है। अगर इंसान अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर दे तो जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाती है, लेकिन अगर मन नकारात्मक सोच से भर जाए तो छोटी समस्या भी बड़ी लगने लगती है। इसलिए इंसान को अपने मन को हमेशा मजबूत और सकारात्मक रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।